हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग मेरे सभी प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी तैयारी में आप जुड़े होंगे। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, इसलिए आपकी तैयारी और बेहतर होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। अगर अभी आप लोग कम समय निकाल रहे हैं, प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा टाइम निकालिए, कम सोइए। टाइम ज़्यादा निकालिए क्योंकि सितंबर आने वाला है। 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। हम जून में हैं, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। तो समय कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप अवेयर हों, ठीक है, तब आपके सामने सीधे सितंबर खड़ा हो और आपको पता ना चले कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इसलिए आप लोग समय निकालें, जितना ज़्यादा हो सकता है खुद को टाइम दीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ताकि आप प्री एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले सकें और हम मेंस में आपको बेहतर तरीके से गाइड कर सकें। आज जो डिस्कशन का मुद्दा है, वह जो लास्ट जो टेस्ट हुआ था ज्योग्राफी का, उस ज्योग्राफी के टेस्ट में का आंसर का हम डिस्कशन करने आए हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन बनाए गए थे, ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, जो 150 क्वेश्चन थे, अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बातें करें, अगर हम इसके डिफिकल्टी लेवल की बातें करें, तो जानबूझकर के क्वेश्चन आपका तीनों प्रकार के बनाए गए थे। आपको डिफिकल्टी लेवल में कुछ क्वेश्चन बड़े समझो इजी थे, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे और कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। तो इस तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपको बना करके दिए गए थे ताकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सके, क्योंकि आपका जो बीपीएससी है, बीपीएससी का नेचर भी चेंज हो रहा है, तो हमें आपको तीनों प्रकार के क्वेश्चन को लेकर के तैयार करवाना था। इजी क्वेश्चन आए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर मॉडरेट क्वेश्चन आए तब भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाए तब भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए तीनों प्रकार के क्वेश्चन आपके दिए गए ताकि आप अपने आप को इन तीनों प्रकार के क्वेश्चन के हिसाब से तैयार कर सकें। बड़े सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आए हैं। कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया है। कुछ बच्चों का ऐसा ही कहना है कि सर हमने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिया था तो माइनस में चला गया था। एग्ज़ाम जब आपका टेस्ट सीरीज़ का शुरू हुआ था तो एक 10 मिनट की वीडियो चलाई गई होगी। उसमें बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो चलाया भी गया होगा। आप में से बड़े सारे विद्यार्थी होंगे जिनको पेपर मिला होगा, उन्होंने सीधे क्वेश्चन खोला होगा और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया होगा। उन्होंने जो वीडियो 10 मिनट का बनाया गया था, उस वीडियो को ध्यान से नहीं देखा होगा, सीरियसली नहीं लिया होगा। तो अगर आप किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आएगी आपके लिए, ठीक है? उसमें बताया गया था कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, तो आप थोड़ा-सा मैनेज कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप मैनेज कर लेंगे, आप पे इतना विश्वास है मुझे। आपको एक काम करना है कि हम जब भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन देंगे, टेस्ट सीरीज में तीनों चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चन भी होंगे और कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आप अपने आप को तीनों प्रकार से तैयार कर सकें। जनरली जो भूगोल के क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चन थे। 150 क्वेश्चन में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, उस क्वेश्चन का आंसर आपके नोट्स में मिल जाएगा, अगर आपने अच्छे से नोट्स को देखा होगा तो। देखिए, कुछ क्वेश्चन जानबूझ करके एक्स्ट्रा दिए गए थे, करंट से दिए गए थे, ताकि ये पता चले कि आप करंट से अपडेट हैं कि नहीं। जैसे मैपिंग बेस्ड जो क्वेश्चन है, वो करंट के क्वेश्चन दिए गए थे। जैसे मेडिटेरेनियन सी है, तो मेडिटेरेनियन सी अभी न्यूज़ में है, तो क्वेश्चन में दे दिया गया। रेड सी है, लाल सागर है, इसका क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद साउथ चाइना सी अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो साउथ चाइना सी के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो करंट में आपके क्वेश्चंस है, जो करंट में चल रहा है, जिस सागर के बारे में, जल संधि के बारे में, स्ट्रेट के बारे में चल रहा है, किसी गल्फ के बारे में वो चल रहा है, ठीक है, आप उसके बारे में जानने का प्रयास करें। जानने का प्रयास करें, वहां से भी क्वेश्चन दिया जाएगा, ताकि आपको उस सेक्शन को भी तैयार किया जा सके। अब सीधे हम इतना डिस्कशन के बाद सीधे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर ए बॉर्डर विद द मेडिटेरेनियन सी। भूमध्य सागर के साथ किस देश की सीमा आपका टच नहीं करती है। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है।
क्यों ये क्वेश्चन पूछा गया? क्योंकि करंट में भूमध्य सागर अभी न्यूज में बना हुआ है, इसलिए एक प्रश्न आपको जानबूझ के दिया गया ताकि आप करंट से अपडेट है कि नहीं है ये भी पता चल सके। जनरली ये मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले इस मैप में आप भूमध्य सागर को देखिए, भूमध्य सागर को आप देखिए, मेडिटेरेनियन सी को देखिए, भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। तो आप देखेंगे इस भूमध्य सागर को, आप देखेंगे ये भूमध्य सागर की बाउंड्री है, आप देखें जरा, ये भूमध्य सागर की बाउंड्री है, बाउंड्री है। और इस भूमध्य सागर के बाउंड्री पे आपको एक नहीं लगभग आपके 21 देश, 21 देश आपको उपस्थित होंगे जो दिखाई देंगे और वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है मेडिटेरेनियन सी। अगर इस मेडिटेरेनियन सी के पास हम देखें तो यहाँ पे देखिए एक कंट्री है, स्पेन है, यहाँ पे स्पेन मिल जाएगा। ये जो कंट्री है, ये कंट्री आपको फ्रांस मिल जाएगी, फ्रांस है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये इटली है, इटली मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप, ये छोटा सा एक देश है, ये है स्लोवानिया, स्लोवेनिया मिलेगा आपको। उसके बाद बगल में देखेंगे यहाँ पे एक कंट्री मिलेगा, ये है क्रोशिया, क्रोशिया। यहाँ पे देखेंगे एक कंट्री है, ये है बोस्निया, छोटे छोटे कंट्री है, बोस्निया है। उसके बगल में आप देखेंगे ये है मोंटेनिग्रो, मोंटेनेग्रो, मोंटेनेग्रो है। उसके बगल में आप देखेंगे ये है अल्बानिया, अल्बानिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये कंट्री, ये मिल जाएगा आपको ग्रीस है, ये ग्रीस है। यहाँ पे देखेंगे तो एक बड़ा सा देश मिलेगा, ये टर्की है। ये देखेंगे तो यहाँ पे टर्की के बाद सीरिया मिल जाएगा, सीरिया है। सीरिया के बगल में देखेंगे यहाँ पे ये लेबनान है, लेबनान के बगल में देखेंगे ये इजराइल है, इजराइल है। उसके बगल में देखेंगे यहाँ पे आपको मिस्र मिल जाएगा, इजिप्ट, मिस्र है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये लीबिया है, लीबिया। उसके बाद इस कंट्री को आप देखेंगे तो ये अल्जीरिया है, अल्जीरिया है, ठीक है, अल्जीरिया हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये एक छोटा सा कंट्री है आपका, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा कंट्री है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये मोरक्को है, मोरक्को है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कंट्री का नाम देखें तो आपको माल्टा मिल जाएगा, माल्टा मिलेगा, मोनाको मिलेगा, समझिएगा, माल्टा मिलेगा, मोनाको मिलेगा। ये भी कंट्री है, ये कंट्री इसके आपके तट पे उपस्थित है। इस प्रकार आप देखेंगे टोटल आपके लगभग 21 कंट्री है, 21 देश है जो क्या कहते हैं इसके किनारे पर उपस्थित है, ठीक है। अब इन्हीं देशों में से कुछ देश का नाम दिया हुआ है, इसी देशों में से कुछ देशों का नाम दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसके बीच में आपका ये साइप्रस मिल जाएगा, इसके अंदर है साइप्रस है, ठीक है। माल्टा भी आपको मिलेगा। तो ये कुछ देश हैं जो भूमध्य सागर के किनारे पर बैठे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो इस आधार पे अगर हम क्वेश्चन का आंसर निकालें और आंसर हम देखें, तो क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो देखो क्या कहते हैं आपका सऊदी अरब हो गया, ठीक है, सऊदी अरब हो गया। आप देखिए जरा यहाँ पे इस रीजन में देखिए, इस रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी आप सऊदी अरब और जॉर्डन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको सऊदी अरब नहीं दिखेगा, ठीक है, जॉर्डन नहीं दिखेगा, सर्बिया नहीं दिखेगा और बुल्गारिया नहीं दिखेगा। ये जो कंट्री है, ये जो कंट्री दिख रहे हैं आपके, ये कंट्री भूमध्य सागर के तट पे आपको नहीं दिखने वाले। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, एक बार आप लोग दोबारा देख लीजिए, नहीं दिखेगा आपको ये कंट्री आपको इस तट पे आपको नहीं दिखने वाले, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो मैंने बोला कि ये जो है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, भूमध्य सागर के किनारे पे कौन कौन से देश है, सुनिए ध्यान से, क्या कहते हैं, अल्बानिया,
अल्बानिया, अल्जीरिया, बोस्निया, हर्जेगोनिया, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र है, फ्रांस है, ग्रीस है, इटली है, लेबनान है, लीबिया है, माल्टा है, मोनाको है, मोंटेनेग्रो है, मोरक्को है, स्लोवेनिया है, स्पेन है, सीरिया है, ट्यूनीशिया है और टर्की है। आई बात समझ में? सीरिया है, ट्यूनीशिया है और टर्की है। वहां पे सीरिया आपको दिख रहा होगा, सीरिया दिख रहा होगा, यहीं पे किनारे आपको ट्यूनीशिया भी मिलेगा, ट्यूनीशिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्यूनीशिया और टर्की मिल जाएगा, ट्यूनीशिया और टर्की। ये क्या है? 21 देश हैं जो इसके किनारे पे बैठे हुए हैं। तो इस आधार पे हम देखें तो ये जो ट्यूनीशिया है ये भूमध्य सागर के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर होगा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। याद रहेगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अब यहां से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू कॉफी प्रोडक्शन इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में, समझिए, भारत में कॉफी के उत्पादन की हम बातें करते हैं, इंडिया, ठीक है। और इंडिया में प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, प्रोडक्शन ऑफ कॉफी, कॉफी का उत्पादन जब आपको बता रहा था मैं, तो मैंने आपको भारत के कॉफी के उत्पादन में डिस्कशन किया था, बताया था, कुछ राज्यों का नाम लिखा था और मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखवाया था। मैंने बोला था कि सीक्वेंस में नहीं लिखवाऊंगा क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, डाटा चेंज होता रहता है, तो नए डाटा आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। क्योंकि उस समय इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया था, नया डाटा हमारे पास नहीं था, फिर भी मैंने आपको बताया था कि कॉफी का प्रोडक्शन करें तो भारत में, भारत में, अरे समझो, भारत में अगर हम डिस्कस करें तो अरेबिका, अरेबिका और रोबेस्टा, अरेबिका और रोबेस्टा दोनों प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। ये आपको समझाया गया था, दोनों प्रकार के कॉफी का उत्पादन होता है। अरेबिका जो कॉफी होती है, ये जो कॉफी होती है माइल्ड होती है, ये जो कॉफी होती है माइल्ड होती है, ठीक है। ये सुगंधित होती है, ये कॉफी माइल्ड होती है, सुगंधित होती है, ठीक है, हल्की कॉफी है आपका। रोबेस्टा जो कॉफी होती है, रोबेस्टा कॉफी थोड़ा सा हार्ड होती है, रोबेस्टा कॉफी थोड़ा सा हार्ड होती है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जब हम कॉफी के उत्पादन की बातें करेंगे तो ये जो कॉफी है ट्रॉपिकल क्रॉप है, ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये ट्रॉपिकल क्रॉप है। इस ट्रॉपिकल क्रॉप के लिए तापमान हमें ज्यादा चाहिए, ट्रॉपिकल क्रॉप के लिए तापमान ज्यादा चाहिए और साथ ही साथ समझो पर्वतीय भूमि चाहिए या ढलानी भूमि चाहिए, ढलुआ क्षेत्र चाहिए, ढलान चाहिए, ताकि आपका जो, ताकि जो क्या कहते हैं वर्षा का जल है वो जड़ों में इकट्ठा ना हो, इकट्ठा ना हो। उसके बाद बताया गया था कि इंडिया में कॉफी के प्रोडक्शन की बातें करेंगे तो साउथ के स्टेट आएंगे, साउथ के स्टेट आएंगे, ठीक है। कॉफी के प्रोडक्शन की बातें करेंगे तो यहाँ पे साउथ के स्टेट आने वाले हैं। साउथ के स्टेट की अगर हम बातें करें, समझो साउथ के स्टेट की अगर हम बातें करें तो साउथ के स्टेट में आपका कर्नाटक आएगा, कर्नाटक आएगा, तमिलनाडु आएगा, तमिलनाडु आएगा और केरल आएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये आएंगे। कर्नाटक जो है ये लगभग आपका देश में मोर देन 70% कॉफी का उत्पादन करता है, समझो मोर देन 70% कॉफी का उत्पादन करता है। तो सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है। कर्नाटक के बाद फिर आपका कर्नाटक है, कर्नाटक के बाद तमिलनाडु, फिर केरल आ जाए। अब सोचो क्या है आपका कि देखा जाए तो साउथ में यहाँ पे ये जो रीजन है ये नीलगिरी माउंटेन है, ये नीलगिरी माउंटेन है, नीलगिरी माउंटेन। और नीलगिरी माउंटेन का जो क्षेत्र है, इस नीलगिरी माउंटेन के क्षेत्र में भारी स्तर पे कॉफी का उत्पादन किया जाता है। साथ ही साथ नीलगिरी माउंटेन के क्षेत्र में कॉफी के उत्पादन के साथ साथ स्पाइसेस, मसाले का भी उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और इस कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में कॉफी के साथ साथ समझो रबड़ का भी व्यापक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो आप ये भी जानिएगा कि यहाँ पे रबड़ का भी उत्पादन होता है, कॉफी का उत्पादन होता है, मसालों का भी उत्पादन होता है, इस बात को आप जानिएगा, ठीक है। इस आधार पे देखें, देखें आपका तो पहला स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु लिखा हुआ है, तमिलनाडु ना होकर के यहाँ पे कर्नाटक होगा, कर्नाटक होगा। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, आंसर ए। आगे बढ़ते, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन इंडिया डज नॉट हैव ए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बातें कर रहा है। देखिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की बातें करें, बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर हम बातें करें आपका इंडियन, समझो, अगर हम भारत की बातें करें तो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, लिमिटेड एक समझो कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है। क्या कहते हैं, इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 2004 में किया गया, ठीक है। 2004 में इसकी स्थापना की गई। क्यों की गई इसकी स्थापना? इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि देश में पेट्रोलियम के और प्राकृतिक गैस के रिजर्व को ढूंढा जा सके। देश में पेट्रोलियम की डिमांड ज्यादा है, प्राकृतिक गैस की मांग ज्यादा है, लेकिन जितना ज्यादा डिमांड है उतना ज्यादा देश में उत्पादन नहीं होता। यही कारण है कि भारत पेट्रोलियम उत्पाद जो है, आप पेट्रोलियम उत्पाद इसका आयात बहुत ज्यादा करता है और बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। भारत सरकार ने सोचा क्यों ना पेट्रोलियम के नए नए क्षेत्र ढूंढे जाए। इसके लिए जरूरत थी एक नई संस्था बनाने की जो केवल इसी सेक्टर में काम कर सके। इसी उद्देश्य को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा 2004 में इसकी स्थापना की गई। जब से इसकी स्थापना की गई तब से इसने क्या किया, कुछ क्षेत्रों की पहचान किया। 2004 से लेकर के आज तक इसने क्या किया, कुछ क्षेत्रों की पहचान किया, जिसमें विशाखापट्टनम था, विशाखापट्टनम था, ठीक है। विशाखापट्टनम को बोला गया कि ये भी क्या है, आपका एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम का भंडार है, और अनुमान जताया गया यहाँ पे 10 लगभग आपका 1.33 मिलियन टन, याद रखिएगा, यहाँ पे लगभग 1.33 मिलियन टन से ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार बैठे हुए हैं। दूसरा था आपका मंगलौर था, दूसरा मंगलौर था, ठीक है, मंगलौर की बातें की गई। इस समझो इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का कहना है कि मंगलौर जो है ये भी पेट्रोलियम का एक भंडार है, और यहाँ पे लगभग 1.5 मिलियन, हम जो लगभग यहाँ पे 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, याद रखना 1.5 मिलियन मीट्रिक टन से क्या है आपका ज्यादा पेट्रोलियम बैठा हुआ है। विशाखापट्टनम में कितना था, 1.33 मिलियन मीट्रिक टन था, और यहाँ पे 1.5 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा है। उसके बाद एक था आपका पादूर, पांदूर है ये, ठीक है, यहां भी आपका ढूंढा गया, यहां भी पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे गए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा देखें तो मैंने आपको क्लास में बताया था आपको कि भसीन, गुजरात के पास भसीन एक क्षेत्र है, यहां भी पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे गए हैं। भसीन के क्षेत्र में पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे गए। राजस्थान का जो मरुस्थली इलाका है, राजस्थान के मरुस्थली इलाके में भी पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे जा रहे हैं, ठीक है, ताकि भारत को पेट्रोलियम के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। फिलहाल अभी तो आत्मनिर्भर नहीं है। इस आधार पे देखा जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कांडला। कांडला जो गुजरात का क्षेत्र है, समझो एक बंदरगाह है, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक तौर पे पेट्रोलियम की भंडार उपस्थित नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप डेवलप ड्यूरिंग द यूथ स्टेज ऑफ द रिवर। कह रहा कि जब नदी है, जो नदी है, नदी, इस नदी की अपनी 3 अवस्थाएं होती है। सुनिए, इस नदी की अपनी 3 अवस्थाएं होती हैं, अवस्थाएं होती है। रिवर की 3 फेज है, इसके 3 स्टेजेज होते हैं, क्लास मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। 3 स्टेजेज होते हैं, एक होता है यंग फेज होता है, युवावस्था होता है, एक मेच्योर फेज होता है, और एक ओल्ड फेज होता है। याद रखिएगा, ओल्ड जो फेज होता है, ओल्ड फेज में रिवर का जो मेन वर्क होता है, रिवर का जो मेन वर्क होता है वह डिपोजिशनल वर्क होता है। समझिएगा, मेन वर्क जो होता है वो डिपोजिशनल वर्क होता है, निक्षेपण होता है।
डिपोजिशनल वर्क या निक्षेपण, ठीक है। और मेच्योर जो फेज होता है, मेच्योर फेज में अपर्दन होता है, यहां पर अपर्दन होता जरूर है, इरोजन होता है, लेकिन याद रखेंगे, नोट्स जाकर अपना देखिएगा, इस इरोजन में आपको लैटरल इरोजन, लैटरल या हॉरिजेंटल इरोजन, क्षैतिज अपर्दन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे निक्षेपण भी होता है, निक्षेपण या डिपोजिशन भी होता है, निक्षेपण या डिपोजिशन भी होता है। यंग जो फेज में होती है रिवर, यहाँ पे मेन जो वर्क है, मेन जो वर्क होता है यहाँ पे इरोजन का होता है, समझिए, इरोजन का होता है। और इरोजन में भी सबसे महत्वपूर्ण जो इरोजन होता है वह होता है वर्टिकल इरोजन या लंबवत अपर्दन होता है, समझना, वर्टिकल इरोजन या लंबवत अपर्दन होता है। क्वेश्चन ये उठा कि अगर वर्टिकल इरोजन है, लंबवत अपर्दन है, तो अब अपर्दन के द्वारा, समझो, अपर्दन के द्वारा यहाँ पे क्या होता है, अस्लाकृति या लैंडफॉर्म बनाया जाता है। अपर्दन के द्वारा यहाँ पे अस्लाकृति बनती है, यहाँ पे लैंडफॉर्म बनती है, ध्यान समझिए, लैंडफॉर्म बनती है, ठीक है। अब देखो, यंग फेज में रिवर का इरोजन ज्यादा होता है, तो रिवर का इरोजन जब ज्यादा होता है, यंग फेज में रिवर क्या कहती है, घाटी बनाती, गहरी घाटी, गहरी घाटी बनाती है। और ये जो गहरी घाटियां हैं, ये जो गहरी घाटियां हैं, ये वी शेप्ड वैली है, आपने पढ़ा होगा। तो और वी शेप्ड वैली को दो भागों में बांटते हैं, गॉर्ज और कैनियन, ये भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ाया है मैंने क्लास में, गॉर्ज और कैनियन। उसके बाद यहाँ पे वाटरफॉल बनता है, समझना, वाटरफॉल बनता है, वी शेप वैली समझो आपका बनता है, वाटरफॉल बनता है। वाटरफॉल जब बनता है तो वाटरफॉल के कारण, समझो, वाटरफॉल जब बनता है तो वाटरफॉल के कारण ऑनियन कुंड भी बनता है। वाटरफॉल जो होता है, वाटरफॉल के जो होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि वाटरफॉल, वाटरफॉल बनता है, वाटरफॉल के साथ साथ यहाँ पे ऑनियन कुंड बनता है, ठीक है, ऑनियन कुंड बनता है, ठीक है, ऑनियन कुंड। स्पेशली देखा जाए ये वी शेप्ड वैली और वाटरफॉल। ऑक्सबो लेक की बातें करें, गोखुर झील और नेचुरल लेविज प्राकृतिक तटबंध, समझिए, गोखुर झील और प्राकृतिक तटबंध की अगर हम बातें करें तो समझो इसमें क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये मेच्योर फेज में बनता है, ठीक है। जब हम क्या मेच्योर, समझो आपका ये बनता है मेच्योर फेज में। इसके अलावा समझो, इसके अलावा ऑक्सबो लेक देखो क्या है, स्पेशली समझो, मैं यहां पे लिखता हूं, सारे बच्चे समझे, गोखुर झील, गोखुर झील कब बनता है, जब नदी विसर्प करती है, नदी विसर्पण करती है। और वास्तव में गोखुर झील निक्षेपण का परिणाम है, समझो, निक्षेपण का परिणाम है, थोड़ा करेक्शन करना, निक्षेपण का परिणाम है। गोखुर झील निक्षेपण का परिणाम है। आप जानते हो कि सबसे ज्यादा जो निक्षेपण होता है वो लास्ट फेज में होता है। किस फेज में होता है, लास्ट फेज में होता है। जनरली याद रखना, मैं लिख देता हूं, आंसर पहले जान लीजिए, आंसर होगा हमारा ए, आंसर होगा हमारा ए। अब थोड़ा सा जान लीजिए, करेक्शन कर लेते हैं, रिवर है, रिवर, रिवर का यंग फेज, रिवर का यंग फेज है, यंग फेज में गहरी घाटी बनती है, गहरी घाटी बनती है, ठीक है, जिसमें गॉर्ज और कैनियन, गॉर्ज और कैनियन बनता है, ठीक है, वाटरफॉल बनता है, ठीक है, यहां पे वाटरफॉल बन जाता है, वाटरफॉल के साथ साथ ऑनियन कुंड बनता है, ठीक है, ऑनियन कुंड बनता, प्लंग होल बोलते हैं इसे। रिवर का जब मेच्योर फेज आता है, मेच्योर फेज, मेच्योर फेज में रिवर क्या करती है, ये जो वैली है, इस वैली को वाइडर करती है, चौड़ी घाटी, ठीक है, चौड़ी घाटी का निर्माण करती है। सुनिए ध्यान से, वाइडर वैली बनता है, चौड़ी घाटी का क्या करती है नदी, निर्माण करती है। अगर ये नदी चौड़ी घाटी का निर्माण करती है, वाइडर करती है, इसके अलावा समझो क्या कहते हैं, इसके अलावा
यहाँ पे मिएंडरिंग बनता है, मिएंडरिंग बनता है, नदी विसर्प बनता है, मिएंडरिंग या नदी विसर्प बनता है। ठीक है, इसके अलावा जब नदी ओल्ड फेज में जाती है, ओल्ड फेज में जाती है तो आप जानते हो कि ओल्ड फेज में डिपोजिशन ज्यादा होता है, डिपोजिशन ज्यादा होता है, तो डिपोजिशन ज्यादा होगा तो यहाँ पे डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा। नेचुरल लेवीज भी बोल दीजिए, प्राकृतिक तटबंध भी यही बनता है, करेक्शन कीजिएगा थोड़ा सा, प्राकृतिक तटबंध भी यही बनता है। चूंकि नदी विसर्प समझो, नदी विसर्प बनता है मेच्योर फेज में, नदी विसर्प बनता है मेच्योर फेज में, मिएंडरिंग बनता है मेच्योर फेज में। और जब मिएंडरिंग बहुत ज्यादा हो जाता है, समझना, जब ये नदी विसर्प मिएंडरिंग आपका बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर यहाँ पे बन जाता है ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। इस आधार पे देखें तो मेच्योर फेज के लास्ट में, मेच्योर फेज के लास्ट में बनता है आपका ऑक्सबो लेक, और मेच्योर फेज का जो लास्ट होता है वो ओल्ड फेज की शुरुआत होती है। कुछ कुछ किताबों में ऑक्सबो लेक को आपका, ऑक्सबो लेक को दिया होगा मेच्योर फेज, कुछ किताबों में दिया होगा आपका लास्ट फेज, ओल्ड फेज। चूंकि इरोजन से बनती है, तो हम और आप जानते हैं कि इरोजन जो होता है वो लास्ट फेज में ज्यादा होता है, इसलिए हम भी इसे क्या मान के चलेंगे, हम भी इसे मान के चलेंगे कि जो, मान के चलेंगे कि ये अपने वृद्धावस्था में बनती है। देखिए जरा सा, यहाँ पे हम बोलेंगे नेचुरल लेवीज और ऑक्सबो लेक, नेचुरल लेवीज और ऑक्सबो लेक हम मान लेंगे कि ये बनता है अपने ओल्ड फेज में। जबकि आप याद रखिएगा ऑक्सबो लेक मेच्योर फेज के लास्ट फेज में बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक में देखो क्रॉप्स लिखा हुआ है और एक में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर लिखा हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हीट की बातें करें तो सिंपल सी बात है, उत्तर प्रदेश आएगा। व्हीट की बातें करें आपका तो व्हीट का मतलब उत्तर प्रदेश आएगा, यही आएगा आपका। उसके बाद अगर हम बातें करें आपका, ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं, ये व्हीट है, व्हीट का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन लिखा हुआ है, सोयाबीन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर समझो मध्य प्रदेश है। ठीक है, सोयाबीन का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है आपका, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपका मध्य प्रदेश है। उसके बाद ग्राउंडनट लिखा हुआ है, ग्राउंडनट लिखा हुआ, मूंगफली है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक आपका गुजरात है, गुजरात है। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है, इसमें से कोई भी हमें सही सुमेलित नहीं दिख रहा है, तो हम लिखेंगे आपका डी, नन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा हमारा डी, नन ऑफ दीज। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास में आपको करवाया गया होगा। कि क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ सी लिखा हुआ है, ध्यान समझिएगा, एक तरफ सी लिखा हुआ है आपका, ठीक है, और एक तरफ आपका बाउंड्री वाले कंट्री लिखे हुए हैं। एक तरफ सी लिखा है और एक तरफ बाउंड्री वाले कंट्री। कह रहा है कि कौन से करेक्टली मैच है, कौन से करेक्टली समझो क्या कहते हैं मैच है। अगर हम कौन से करेक्टली मैच की बातें करें तो यहाँ पे एड्रियाटिक सी अगर हम देखें, एड्रियाटिक सी बिल्कुल समझो इटली के पास में, इटली के पास में है, एड्रियाटिक सी इटली के पास में है, आरी भाषा में। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्लैक सी, ब्लैक सी की बातें करें, ठीक है, तो काला सागर के पास रोमानिया बैठा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर हम ब्लैक सी की बातें करें आपसे, ब्लैक सी की बातें करें तो ब्लैक सी में आपके का किनारे रोमानिया है, समझिए, ब्लैक सी के किनारे आपका रोमानिया बैठा है, बुल्गारिया बैठा हुआ है, बुल्गारिया बैठा हुआ है। ठीक है, उसके बाद समझो क्या कहते हैं, बुल्गारिया के अलावा आपका यूक्रेन बैठा हुआ है, यूक्रेन है, यूक्रेन के साथ साथ आपका रसा बैठा हुआ है, रसिया बैठा हुआ है, जॉर्जिया बैठा हुआ है। ठीक है, इतने देश यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे रोमानिया है तो हम रोमानिया की बातें करते हैं। कह रहा रेड सी है, यहाँ पे अफ्रीका के एक छोटा सा मैप बना है, तो ये है रेड सी, ये रेड सी, ये लाल सी है। और इस रीजन में आप देखेंगे तो यहाँ पे है साउथ सूडान,
ये है साउथ सूडान। तो साउथ सूडान का रेड सी से कोई लेना देना नहीं है। साउथ सूडान का रेड सी से समझो कोई लेना देना नहीं है। आई बात समझ में? ठीक है। देखिए, रेड सी की जो सीमा है यहां पे समझो आपका, यहां पे आप देखोगे तो नॉर्थ सूडान, तो रेड सी की सीमा आपका नॉर्थ सूडान के साथ मैच करती है, ना कि साउथ सूडान के साथ। ठीक है, तो ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला तो गलत हो गया। अगला है ब्यूफोर्ड सी। ध्यान समझो, अगला है ब्यूफोर्ड सी। आप यूरोप देखेंगे ना, यूरोप जब देखेंगे ऐसे करके, ऐसे आप यूरोप देखेंगे तो ये वाला रीजन नॉर्वे है, ये रीजन नॉर्वे है। नॉर्वे के पास हम अगर जाए, समझो आपका नॉर्वे के पास जाए आपका, इस रीजन में यहां पर कहीं मिलेगा आपको ब्यूफोर्ड सी, यहां पे आपको मिलेगा ब्यूफोर्ड सी। ध्यान समझिए, तो स्पेशली हम बोलेंगे आपका वेट करो, वेट करो, एक पूरा मैप बना के आपको दिखाता हूं। देखो ये है अफ्रीका, समझो ये अफ्रीका है, वेट करना जरा, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, समझो नॉर्थ अमेरिका, ये नॉर्वे है, ठीक है। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो इधर उधर हो रहा है, ठीक है, सही करो, नॉर्वे है, ठीक है। और ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, और ये हो गया साउथ अमेरिका। यहां पे देखोगे बच्चे ना, ये वाला रीजन अलास्का है, ये अलास्का है। यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, नॉर्वेजियन सी, यहाँ पे नॉर्वेजियन सी है, जहां पे नॉर्वे की आपकी गर्म जल धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ब्यूफोर्ट नहीं, ब्यूफोर्ट आपको यहां मिलेगा, ये है आपका ब्यूफोर्ट सी, ये है ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर, ठीक है। तो अलास्का के पास मिलेगा, कहां मिलेगा आपको? अलास्का के पास मिलेगा आपका ब्यूफोर्ट सी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठा आपका, अलास्का के पास आपको ब्यूफोर्ट सी मिलेगा, नॉर्वे लिखा हुआ नहीं, नॉर्वे के पास क्या है आपका? नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वे के पास क्या है? नॉर्वेजियन सागर है। मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे ये नॉर्वेजियन सागर है, यहाँ पे नॉर्वेजियन सागर है, ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने वहां बोल दिया था, वो नॉर्वेजियन सागर है, और इस नॉर्वेजियन सागर के पास नॉर्वे की गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। यहीं पे आप देखेंगे, यहीं पे आप देखेंगे ऐसे, तो ये नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा है, नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा, और ये नॉर्वेजियन की गर्म जलधारा नॉर्वे के तट के किनारे प्रवाहित होती है। दैट्स वाई नॉर्वे का जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्रों में तापमान ज्यादा होता है, सुटेबल टेम्परेचर होता है। इसलिए जब देखोगे ना, नॉर्वे का जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्रों में पॉपुलेशन ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है। इस बात को याद रखिएगा। रीजन क्या है? नॉर्वे की गर्म जलधारा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 3 और 4 यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आंसर होगा ओनली 1 एंड 2, आंसर हो जाएगा हमारा बी, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे यहां से। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द रिवर। कह रहा है कि नदी एक विशिष्ट क्षेत्र, जिसे उसका जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है, से एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है। ए रिवर ड्रेन द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। ध्यान सुनना, विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। दूसरा है आपका, किसी नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहा जाता है। एन एरिया ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन, ठीक है। द बाउंड्री लाइन सेपरेशन ऑन द ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज watershed. Watershed are the small in area while the basin cover the larger area. ये 4 स्टेटमेंट है, ध्यान सुनिएगा, ये 4 स्टेटमेंट है, और चारों स्टेटमेंट की बातें करें समझो आपका, देखो क्या है। कैचमेंट एरिया कह रहा है, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया, कैचमेंट एरिया की बातें अगर हम करें, बातों को समझिएगा।
कैचमेंट एरिया की बातें करें तो ये वह क्षेत्र होता है, क्षेत्र जहां से नदी आपका जल लेती है। तो इसमें स्पेशली समझो जो रेन वाटर होता है, याद रखना इसमें स्पेशली जो रेन वाटर होता है, वर्षा का जल होता है, उस वर्षा के जल को भी इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, वर्षा के जल को भी क्या किया जाता है, वर्षा के जल को भी इकट्ठा किया जाता है। चूंकि यहाँ पे वर्षा का जल नहीं लिखा हुआ है, कह रहा है कि जलग्रहण क्षेत्र कहा जिससे ये एकत्रित जल को बहाकर ले जाती है। एकत्रित जल को नहीं, ये वर्षा के जल को बहाकर ले जाती है। एकत्रित जल का मतलब हुआ इकट्ठा हुआ जल, इकट्ठा हुए जल को नहीं, वर्षा का जो जल होता है उसको बहाकर ले जाती है। तो यहाँ पे होना चाहिए था रेन वाटर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आप एलिमिनेशन मेथड चूज करो, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, अपने आप आपको आंसर मिल गया। पहला स्टेटमेंट अगर आपने चूज कर लिया, आपको कुछ नहीं पता, चारों स्टेटमेंट में से 3 स्टेटमेंट नहीं पता, केवल पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है तब भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा। याद रखिएगा, पहला स्टेटमेंट तो हमारा आंसर मिल चुका है, आंसर डी कोई नहीं, हमारा आंसर मिल चुका है, फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है कि नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जल निकास वाले क्षेत्र को अपवाह बेसिन कहते नहीं, इसे कहते हैं आपका अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। समझो, इसे हम ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। याद रखिएगा आपका, इसे हम ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं आपका। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं, ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, ड्रेनेज पैटर्न में नदी और उसकी सहायक नदियां दोनों होती है, नदी और उसकी सहायक नदियां समझो दोनों होती है। प्लस साथ ही साथ आपका जब हम नदी बेसिन की बातें करते हैं, रिवर बेसिन, रिवर बेसिन की जब हम बातें करते हैं, नदी बेसिन की जब हम बातें करते हैं, तो सीधा सा आप बोलेंगे आपका कि नदी बेसिन एक ऐसा रीजन होता है, समझो नदी बेसिन एक ऐसा रीजन होता है जिस आप होता है जहां पर एकत्रित जो जल होता है, इकट्ठा हुआ जो जल होता है, वो जल कहां से आया कोई मैटर नहीं, वो झील का पानी है, वर्षा का पानी है, इसका पानी कोई मैटर नहीं करता, वहां पे पूरा का पूरा एकत्रित पानी है। उस एकत्रित पानी को नदी क्या करती है, अपने साथ लेकर के चली जाती है। तो इसमें केवल सहायक नदी नहीं आएगी, नदी बेसिन में आपका सहायक नदी भी आएगी, सहायक नदी भी आएगी, इकट्ठा जल भी आएगा, इकट्ठा जल भी आएगा, झील, खाड़ी, किसी और का भी जल आएगा, उसे हम नदी बेसिन बोलेंगे। अगला कह रहा है कि एक अपवाह बेसिन को दूसरे अपवाह बेसिन से अलग करने वाले को जल संभर कहा जाता है, वाटरशेड कहा जाता है कि नहीं, नहीं कहा जाता। एक नदी बेसिन को दूसरे नदी बेसिन से अलग करने वाले को वाटर डिवाइडर कहा जाता है, जल विभाजक कहा जाता है, इसे समझो वाटर डिवाइडर कहते हैं, वाटर डिवाइडर कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। जैसे अरावली जल विभाजक के रूप में काम करता है, अरावली जो पर्वत है वह सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच में जल विभाजक का काम करता है, वाटर डिवाइडर का काम करता है। वाटर सेट क्या होता है, वाटर सेट क्या होता है, वाटर सेट एक ऐसा क्षेत्र होता है, सिंचित प्रदेश होता है। याद रखना आपका, वास्तव में क्या है आपका वाटर सेट जो होता है वह एक सिंचित प्रदेश होता है, एक भूमि का आपका जल के द्वारा सिंचित प्रदेश होता है, वाटर सेट मैनेजमेंट कहते हैं, प्रदेश होता है। समझो, उसके बाद कह रहा है कि वाटर सेट आर द स्मॉल एरिया, नहीं, वाटर सेट स्मॉल एरिया नहीं होता, वाटर सेट समझो बिग एरिया होता है, वाटर सेट स्मॉल एरिया नहीं होता, वाटर सेट बिग एरिया होता है। इस प्रकार देखा जाए तो चारों के चारों स्टेटमेंट गलत है, चारों के चारों आपकी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सैफरॉन कल्टीवेशन इन इंडिया। कह रहा है कि भारत में, ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि भारत में जब हम केसर के खेती की बातें करेंगे, भारत में जब हम भारत में केसर के खेती की बातें करेंगे, केसर के खेती की बातें करेंगे आपका, तो कह रहा है कि केसर की उससे रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, याद करो मैंने क्लास में आपको पढ़ाया था कि जब हम केसर की खेती की बातें करते हैं, सैफरॉन की बातें करते हैं,
सैफरॉन। तो याद कीजिए, हम जम्मू कश्मीर के करेवा की बातें करते हैं। आपको याद होगा, हम जम्मू कश्मीर के करेवा की बातें करते हैं। आरी भाषा में जम्मू कश्मीर की हम करेवा की बातें करते हैं। जम्मू कश्मीर के करेवा में केसर का उत्पादन या सैफरॉन का उत्पादन किया जाता है। केसर का उत्पादन किया जाता है। आरित निवासन में केसर का उत्पादन यहां पे किया जाता है। अब क्वेश्चन उठा आपका, ये जो केसर है, केसर का उत्पादन पूरे साल किया जाता है। समझिएगा, होल ईयर या पूरे साल केसर का उत्पादन किया जाता है। और ये जो करेवा का केसर है, करेवा का समझो आपका केसर है, इसके लिए आपका जम्मू कश्मीर, समझिए, जम्मू कश्मीर को आपको क्या किया गया, जीआई टैग भी दिया गया। जीआई टैग भी दिया गया केसर की खेती के लिए। आपने देखा होगा कि टीवी पे कुछ लोग आते हैं, बोलते हैं जुबा केसरी। बड़े सारे आपके पसंदीदा एक्टर होंगे जो जुबा केसरी बोलते रहते हैं। उसी जुबा केसरी वाले की बातें हो रही है। केसर की बातें करें तो केसर का विश्व में सबसे बड़ा जो उत्पादक है, सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो भारत नहीं है। याद रखिए, सबसे बड़ा उत्पादक समझो भारत नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक आपका ईरान है। ईरान के बाद समझो भारत आता है। ईरान के बाद कौन आता है, भारत आता है। तो भारत हमारा क्या है, सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, इस आधार पर अगर क्वेश्चन का आंसर निकाला जाए तो क्या कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट सही है, कश्मीर के केसर को जीआई टैग प्राप्त, ये भी सही है। केसर एक 12 मासी पौधा है। समझो आपका केसर, सेफ्रॉन इज ए आपका पेरिनियल प्लांट। मैंने बोला कि पूरे साल इसका उत्पादन किया जाता है, 12 महीने। इसका मतलब ये हुआ, इसका आपका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स स्ट्रेट और कनेक्टेड रीजन। ये भी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी क्या है, मैपिंग में यहां पे स्ट्रेट की बातें की गई है, जलसंधि की बातें की गई है। स्ट्रेट या जल संधि, मैंने क्लास में आपको बताया हुआ कि स्ट्रेट या जल संधि एक ऐसी जली भाग होती है जो दो जड़ी जली भागों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल को अलग करती है। याद है ना, दो जली भागों को आपस में जोड़ती है और दो स्थल खंड को क्या करती है, अलग करती है। इस बिहार पे अगर देखें, एक है डोवर की जल संधि, डोवर स्ट्रेट है। अगर हम डोवर स्ट्रेट की बातें करें, ध्यान सुनिए आपका, अगर हम डोवर स्ट्रेट की बातें करें तो ये देखो ब्रिटेन है, ऐसे देखो ये ब्रिटेन है। ठीक है, यहां पे देखोगे तो ये नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी है। इधर देखोगे तो ये इंग्लिश चैनल है और इसी के बीच में यहाँ पे डोवर स्ट्रेट है। इसी के बीच में ये डोवर स्ट्रेट है या डोवर की जल संधि है। एक बात तो क्लियर हुआ कि डोवर की जो जल संधि है, समझो डोवर की जो जल संधि है, ये डोवर की जल संधि आपका इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से जोड़ती है। तो पहला तो सही है, पहला तो क्या है आपका, सही है। दूसरा है बास्पोरस, बास्पोरस पोरस स्ट्रेट। बास्पोरस स्ट्रेट का जो संबंध है वो दो सागरों से है। समझिए, बास्पोरस स्ट्रेट का जो संबंध है वो दो सागरों से है। एक का नाम है ब्लैक सी, ब्लैक सी, और एक का नाम है सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा। इन दोनों को आपस में जोड़ती है काला सागर। जल्दबाजी मत करना, यहाँ पे काला सागर लिखा हुआ, आपको मरमरा लिखा हुआ है लेकिन काला सागर नहीं लिखा हुआ है, एजियन सी लिखा हुआ है। किससे लिखा, एजियन सी लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तीसरा है बाब अल मानदेव, बाब अल मानदेव। बाब अल मानदेव की बातें करोगे तो ये अफ्रीका है, यहीं पे है आपको बाब अल मानदेव, बाब एल मानदेव, बाब एल मानदेव की जल संधि। अब सुनिए, तो बाब एल मानदेव की जल संधि की बातें करोगे, ध्यान सुनना, जल संधि की बातें करोगे तो ये क्या करती है, ये लाल सागर है, ये है रेड सी, और यहां पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ एडन,
या गल्फ ऑफ अदन, एडन। तो गल्फ ऑफ अदन को लाल सागर से जोड़ती है, तो क्या लिखा हुआ है, रेड सी टू द गल्फ ऑफ ओमान। नहीं, गल्फ ऑफ ओमान नहीं होगा, गल्फ ऑफ एडन होगा। ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो इसका आपका केवल एक सही है, तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि लाल सागर न्यूज में है अभी, इसलिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। आगे बढ़ेंगे यहां से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेल रिजर्व अक्रॉस द ग्लोब। सेल गैस की बातें कर रहा है, समझो यहां पे बातें हो रही हैं आपका सेल की, सेल की गैस की बातें कर रहा है, आपका सेल गैस की बातें कर रहा है। ठीक है, अगर सेल गैस की बातें करें हम, तो क्या पूछा जा रहा है हमसे, कह रहा है कि सेल आपका वाका मार्टे वेनेजुएला में एक सेल संरचना क्षेत्र है। चीन का सिचुआन परियोजना सेल गैस भंडार तक पहुंच हेतु ड्रिलिंग परियोजना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास विश्व का सबसे बड़ा अनुमानित सेल भंडार है। ये तीन स्टेटमेंट है। ये क्या है आपका, तीन स्टेटमेंट है। तीन स्टेटमेंट की अगर हम बातें करें, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सही है, निम्नलिखित में से कौन से सही है, ध्यान समझना। अब थोड़ा सोचो, न्यूज में आपका हाल ही में न्यूज में था, न्यूज में था समझो वाका मार्टे, सुनो ध्यान से, वाका मार्टे हाल ही में न्यूज में था, और ये आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का रीजन है। वाका जो मार्टे है आपका, ये यूनाइटेड स्टेट आप आपका समझो आपका का रीजन है, और ये वाका मार्टे आपका अभी हाल में ढूंढा गया इस सेल गैस के लिए, सेल गैस के लिए यूएसए के पर्मियन बेसिन में, यूएसए के पर्मियन बेसिन में है, पर्मियन बेसिन में है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, समझो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, आपका उसके बाद देखो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि चीन आपका, चाइना, चाइना, चीन जो है ये चीन, चीन जो है ये सेल का सबसे बड़ा अनुमानित भंडार है, सबसे बड़ा अनुमानित समझो रिजर्व है। और चीन का जो सिचुआन बेसिन है, चीन का जो सिचुआन बेसिन है, समझिए चीन का जो सिचुआन बेसिन है, ठीक है, इस सिचुआन बेसिन में चीन के द्वारा एक प्रोजेक्ट आपका लगाया जा रहा है, ठीक है, जहां से सेल गैस का आपका प्रोडक्शन किया जाएगा, जहां से सेल गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही होगा, तीसरा गलत होगा, समझो तीसरा गलत होगा, आंसर होगा सी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब 10 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। कह रहा है कि आग्नेय चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इग्नियस रॉक। हमसे पूछ रहा है इग्नियस रॉक के बारे में, समझिए इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक है, कह रहा है कि आपका इग्नियस जो रॉक है, ध्यान सुनिए, इग्नियस जो रॉक है, ठीक है, इग्नियस रॉक की अगर हम कैरेक्टर की बातें करें, तो आप जानते हैं ये जो चट्टान होती है आपका, ये क्रिस्टली चट्टान होती है, क्रिस्टली चट्टान होती है। इन चट्टानों में क्रिस्टल पाए जाते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं इसमें लेयर्स नहीं होते हैं, लेयर्स नहीं होते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं ये हार्ड होती हैं, हार्ड चट्टानें होती हैं। ये अपारगम्य होती हैं, अपारगम्य होती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी बताया गया कि ये चट्टानें दो प्रकार की होती है, एक होती है इंडोजेनिक, आंतरिक, और एक होती है बाह्य। एक आंतरिक होती है और एक बाह्य होती है। एक समझो एक इंट्रूसिव होती है और एक एक्सट्रूसिव होती है। ठीक है, आपको ये भी बताया गया कि ये एसिडिक होती है, एसिडिक होती है, और ये बेसिक भी होती है, अम्लीय भी होती है और बेसिक भी होती है, आपका दोनों होती है। ठीक है, अब इस आधार पे देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट तो सही है,
लिखा है क्रिस्टलाइन इन नेचर, पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा कह रहा है कि ये परतदार होती, गलत है। परतदार जो चट्टानें होती है वो सेडिमेंट्री होती है। परतदार जो चट्टानें होती हैं वो सेडिमेंट्री रॉक होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा, इग्नियस रॉक्स आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, नहीं, एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि एसिडिक भी हो सकती है, बेसिक भी हो सकती है, तो ये और ये गलत हो गया। आंसर हो गया ए, हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, क्या कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। नाइजर है, दक्षिणी सूडान है, नाइजीरिया है, चाड है और माली। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश में सहारा मरुस्थल का विस्तार है। हमसे पूछ रहा है, क्या कहते हैं, सहारा मरुस्थल का विस्तार। क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये उठा कि अगर हमसे सहारा मरुस्थल के विस्तार की बातें कर रहा है तो हम जानते हैं ये अफ्रीका, ये अफ्रीका, ये पूरा का पूरा ये सहारा मरुस्थल, समझिए ये पूरा का पूरा रीजन ये सहारा डेजर्ट है। ये है सहारा डेजर्ट, सहारा का मरुस्थल। हम और आप जानते हैं कि सहारा जो डेजर्ट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ध्यान समझिएगा, तो आपका ये सहारा जो डेजर्ट है, अगर हम बातें करें कि सहारा डेजर्ट कहाँ बैठा हुआ है, तो आप बोलिएगा अल्जीरिया में है। कहां पर है यह, समझिए ये आपका अल्जीरिया में बैठा हुआ है। ठीक है, चाड में है, चाड हुआ, मिस्र हुआ, इजिप्ट, अल्जीरिया, चाड है, मिस्र है, उसके बाद समझो लीबिया है। ठीक है, लीबिया में बैठा हुआ है। लीबिया के अलावा समझो मौली मिल जाएगा, माली मिलेगा, मॉरिटोनिया मिलेगा, माली या मॉरिटोनिया मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा समझो मोरक्को मिलेगा, मोरक्को मिल जाएगा, नाइजर मिल जाएगा, समझना, मोरक्को मिलेगा, मोरक्को के साथ नाइजर मिलेगा। उसके बाद वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, वेस्टर्न सहारा मिल जाएगा, पश्चिमी सहारा मिल जाएगा। उसके बाद सूडान में मिल जाएगा और ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया में मिल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 देशों में समझो इसका विस्तार है। अब ढूंढो जरा सा, अब यहां से ढूंढते हैं आपका एक नाइजर, देखो ढूंढो, यहाँ पे देशों का मैंने नाम लिख दिया, यहाँ पे मैंने देशों का नाम लिख दिया है। ढूंढिए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो नाइजर में है, यस, नाइजर में है आपका। नाइजर के बाद चाड में भी है, बिल्कुल चाड में है। ठीक है, नाइजर है, चाड है, चाड के अलावा माली में है। ठीक है, दक्षिणी सूडान में नहीं, ये साउथ आपका नॉर्थ सूडान होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए, नॉर्थ सूडान होगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 12 नंबर का आंसर सी होना चाहिए, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। 1 4 5, दो दक्षिणी सूडान नहीं है, नॉर्थ सूडान है। उसके बाद समझो क्या कहते हैं, नाइजीरिया नहीं है, नाइजर है। देखो ये नाइजर है, नाइजीरिया नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, निम्नलिखित जल निकायों पर विचार कीजिए। अच्छा, मैक्सिको की खाड़ी, भूमध्य सागर, लाल सागर और बंगाल की खाड़ी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, निम्नलिखित में से किससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। बातों को समझिएगा। अगर हम कर्क रेखा की बातें करें, एक छोटा सा मैप मान लो अगर बनाया जाए, चलो चलिए इसे इक्वेटर मान लेते हैं। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा।
ये हमसे पूछ रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा हमसे पूछ रहा है। आई बात समझ? कर्क रेखा हमसे पूछ रहा है। अगर हम कर्क रेखा की बातें करें तो क्वेश्चन कह रहा है कि कर्क रेखा गुजरती है, ये क्या हो गया? ऊपर कोई बात नहीं, अब देख लेना। जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। देखो, तो ये तो पेसिफिक ओशन हो गया, ये पेसिफिक ओशन हो गया, ठीक है, पेसिफिक ओशन हो गया। ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, समझो। उसके बाद ये वाला जो रीजन है ये अटलांटिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा रेड सी, लाल सागर हो गया, समझो। रेड सी हो गया, लाल सागर हो गया, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो यहां पे मिलेगा तुमको, इस थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आपका, वहां पे तुमको मिलेगा आपका ताइवान। ध्यान समझो, वहां पे तुमको मिलेगा ताइवान, मिल जाएगा, ताइवान की जलसंधि मिलेगी, ताइवान स्ट्रेट मिलेगा। इस रीजन से हो करके आपका गुजरती कर्क रेखा, इस रीजन से होकर के गुजरती, समझो कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है इस रीजन से होकर के। ये है तुम्हारा भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर, देखो ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से होकर नहीं गुजरती तो दो को काट दीजिए, बे ऑफ बंगाल से होकर नहीं गुजरती है आपका, चार काट दीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको और रेड सी, यानी कि हमारा आंसर होगा एक और तीन, एक और तीन हमारा आंसर होगा, एक और तीन हमारा आंसर होगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग द वेरियस टाइप ऑफ वोल्केनो। करेक्ट, निम्नलिखित प्रकार के ज्वालामुखी हैं, इन ज्वालामुखी से संबंधित आपका क्या करें, स्टेटमेंट का चयन करें, ठीक है, डिस्कस करते। उसके बाद कह रहा है कितने गलत है, कह रहा है कि सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी और काल्डेरा, तीन बातें हैं। सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित, ये देखो मिसमैच हो गया है, लिस्ट वन और लिस्ट बी अगल बगल नहीं दिया हुआ। वास्तव में यहाँ पे एक लिस्ट ए होना चाहिए था और एक लिस्ट बी होना चाहिए था। तो आप देखो सील्ड ज्वालामुखी है, इसको इसके साथ मिला करके पढ़ना। सील्ड वोल्केनो बिकम एक्सप्लोजिव इफ समहाउ वाटर गेट्स इनटू द वेंट, एक को इसके साथ मिला करके पढ़ना। कंपोजिट वोल्केनो मोस्ट एक्सप्लोसिव ऑफ द अर्थ वोल्केनो। तीसरा काल्डेरा इरप्शन ऑफ द कूलर एंड मोर विस्कस लावा देन बासाल्ट। ऐसे आपको पढ़ना है, समझ ना आपका, ऐसे आपको पढ़ना है। तो अगर हम सील्ड वोल्केनो की बातें करें, सील्ड वोल्केनो, तो आपको वन को आपका ऐसे फर्स्ट मिलाकर के पढ़ना है, वन को फर्स्ट मिलाकर के पढ़ना है। तो सील्ड वोल्केनो की बातें करें तो सील्ड वोल्केनो आपका समझो सील्ड देखो ऐसे बनती है, ये सील्ड है, सील्ड ऐसे बनता है, ये सील्ड होता है ऐसे, ये सील्ड होता है, सील्ड वोल्केनो, ठीक है। सील्ड वोल्केनो होता है, यहां पे गुंबद की तरह असलाकृति बनती है आपका, ठीक है। इसका जो वेंट है, वेंट आप जानते ही हैं, वेंट है, अगर इस वेंट में वाटर एंट्री कर जाए तो चूंकि वेंट है तापमान अंदर ज्यादा होता है, वाटर एंट्री करता है तो जो वाटर है वो वेपर बन जाता है। और वाटर जब वेपर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, वाटर जब वेपर बन जाएगा आपका तो ये क्या करेगा, विस्फोट करेगा आपका, विस्फोट करेगा, वाटर एंट्री करेगा तो यहाँ पे इरप्शन होता है, ये विस्फोटक हो जाता है, इरप्शन। तो पहला तो सही है, वन के साथ अगर फर्स्ट को जोड़ दिया जाए तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ध्यान समझना, ये क्या है आपका, ट्रू है आपका। मिश्रित ज्वालामुखी की बातें करें आपका, तो दूसरा कह रहा है कि आपका कंपोजिट वोल्केनो, इसको मिलाकर के पढ़ो, इसके पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सर्वाधिक विस्फोटक, पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सर्वाधिक विस्फोटक। देखो सर्वाधिक विस्फोटक की जो ज्वालामुखी होता है वो पीलियन होता है, पीलियन वोल्केनो, याद रखिएगा, सर्वाधिक विस्फोटक जो वोल्केनो होता है वो पीलियन वोल्केनो होता है,
ना कि समझो आपका कंपोजिट होता है। तो दूसरा गलत हो गया। बेसाल्ट की तुलना में ठंडे और अत्यधिक चिपचिपे लावा का प्रवाह काल्डेरा, समझो काल्डेरा कह रहा है कि विस्फोट की तुलना में वास्तव में क्या है, काल्डेरा कब बनता है? याद कीजिए, काल्डेरा कब बनता है? काल्डेरा तब बनता है जब क्रेटर में भयानक विस्फोट होता है। क्रेटर में जब भयानक विस्फोट होता है तब काल्डेरा बनता है। तो ये भी गलत है। अगर थर्ड को थर्ड से मिलाया जाए, सेकंड को सेकंड से मिलाया जाए तो ये दोनों गलत है, और फर्स्ट को अगर फर्स्ट से मिलाया जाए तो ये सही है। यहां पे दो स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा कितने गलत है, कितने गलत है, तो केवल दो गलत है। ठीक है, कितने गलत है इसमें से, तो दो गलत है। याद रखिएगा, इसमें से कितने गलत है, दो गलत है आपका। इस और कौन कौन से, दूसरा और तीसरा गलत है, पहला सही है। इसको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विश्व के प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेचुरल रिसोर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड। ये हमसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। तो हम क्वेश्चन नंबर 15 की बातें करें आपका। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का 30% अधिक 30% खनिज भंडार विद्यमान है। हमने कहा कि अच्छा ठीक है, 30% खनिज आपका विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 15 की बातें कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये उठा, देखो अगर हम बातें करें आपका अफ्रीका, अफ्रीका ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बातें करें तो अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप आपका एक संसाधन संपन्न महाद्वीप है। ध्यान समझो, आपका अफ्रीका महाद्वीप क्या है, संसाधन संपन्न महाद्वीप है आपका। इस अफ्रीका महाद्वीप में कई खनिज विद्यमान है, कई प्रकार के खनिज विद्यमान, खनिज विद्यमान है। यहाँ पे प्राकृतिक, यहाँ पे समझो पेट्रोल भी है, यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी है आपका, प्राकृतिक गैस भी है, लोहा भी है, निकिल भी है, सोना भी मिलता है, डायमंड भी मिलता है, कई प्रकार की चीजें मिलता है समझो। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यूएनओ के अनुसार आपका ये जो हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका है, इस अफ्रीका में 30% आपके मिनरल्स विद्यमान है। 30% क्या है आपका, मिनरल समझो आपका विद्यमान है। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, 30% मिनरल्स विद्यमान है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, विश्व के कुल खनिज उत्पादन में आधे से अधिक की हिस्सेदारी के साथ एशिया खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक, ये भी सही है। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया की अगर हम बातें करें आपका, तो पेट्रोलियम ले लीजिए, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन आपका एशिया में होता है, आर्यवासन में। ठीक है, उसके बाद एशिया में जितने सारे देश है आप इमेजिन कर सकते हो आपका, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि विश्व के कुल उत्पादन का, ये डेटा है, विश्व के कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 59% मिनरल्स खनिज का उत्पादन आपका एशिया महाद्वीप के द्वारा किया जाता है। रिमेनिंग जो है आपका विश्व के अन्य महाद्वीपों में होता है। इस आधार पर देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक तो एशिया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 16 कह कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहां पे भूकंपी तरंगों की बातें कर रहा है, यहां पे भूकंपी तरंग, ठीक है, सिस्मिक वेव की बातें कर रहा है, सिस्मिक वेव। हम और आप जानते हैं कि सिस्मिक वेव तीन प्रकार की होती है, पी, एस और एल। पी जो होती है इसकी स्पीड आपका मैक्सिमम होती है, और एल जो होती है इसकी स्पीड समझो मिनिमम होती है। ठीक है, और एस की स्पीड आपका बीच में होती है। ठीक है, ये जो इनका स्पीड होता है, इनका स्पीड डिपेंड करता है डेंसिटी पे, घनत्व के ऊपर निर्भर करता है। ये जो एल है, ये एल आपका सरफेस पे चलती है, पृथ्वी के सतह पे चलती है, और पी और एस जो है ये आंतरिक भाग में चलती है, आंतरिक भाग में चलती है। आप ये भी जानते हो कि जो पी तरंग है ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में चलती है। एस तरंगे लिक्विड में आपका नहीं चलती है, द्रव माध्यम में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखते हैं, कह रहा कि एस तरंगों की गति पी तरंगों से अधिक होती है, गलत है। ठीक है, और ये भी जानिएगा पी तरंगे ये
साउंड वेव के समान होती हैं, ध्वनि तरंग के समान होती है, और एस जो तरंगे होती हैं वो लाइट के समान होती है। ठीक है, कह रहा कि एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती, गलत है। एस तरंगे ध्वनि तरंगों के समान नहीं होती है, ये लाइट के समान होती है, और ये ट्रांसवर्स वेव है, याद रखना, ये ट्रांसवर्स वेव है। और जो पी तरंगे होती हैं, जो पी वेव है, याद रखिएगा, जो पी वेव है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव या ये अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। तीसरा, एस तरंग केवल ठोस माध्यम में संचरण करती, सही है, बिल्कुल सही है। एस तरंगे द्रव माध्यम में गति नहीं कर सकती है। पी तरंगे गैस तरल तीनों माध्यम में गति करती, सही है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, कौन से सही है, तो 3 और 4, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो 16 का आंसर होगा बी, 3 और 4। 17, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक की बातें कर रहा है, सुनिए ध्यान से, हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टानों की हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सेडिमेंट्री रॉक की बातें करें तो ये सेडिमेंट्री रॉक सेडिमेंट से बनती है, समझिए, ये सेडिमेंट या अवसाद से बनती है, अवसाद से निर्मित होती है, सेडिमेंट या अवसाद से निर्मित होती है। इन सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स, इस सेडिमेंट्री रॉक में लेयर्स या परत पाई जाती है, ठीक है, परत पाई जाती है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इन सेडिमेंट्री रॉक में फोल्ड या वलन होता है, ठीक है। इस सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल्स फ्यूल पाए जाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल या इसमें जीवाश्म ईंधन पाए जाते हैं। समझो, ये जो अवसादी चट्टाने हैं, ये जो अवसादी चट्टाने, चूंकि इसमें फॉसिल्स हैं, ये समझो समय के साथ, समय के साथ वातावरण में, वातावरण में होने वाले परिवर्तन की भी जानकारी देते हैं, होने वाले परिवर्तन की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं, याद रखिएगा, होने वाले परिवर्तन की जानकारी भी उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इस आधार पे देखें तो कह रहा है कि अवसादी चट्टानों में पिछले युग के जीवों के जीवाश्म होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन्स फॉसिल, बिल्कुल सही है। सेडिमेंट्री रॉक्स प्रिजर्व ए रिकॉर्ड ऑफ द एनवायरनमेंट दैट एक्साइटेड एग्जिस्टेड व्हेन दे वर फॉर्म, भी सही है। मैंने बताया कि जिस समय अवसादी चट्टानें बनती हैं उस समय एनवायरनमेंट कैसा था, जीवाश्म कैसा था, इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है एक लिस्ट में आपका कोल माइंस है और एक लिस्ट में आपका कंट्री है, समझिएगा, एक लिस्ट में आपका कोल माइंस है और एक लिस्ट में आपका क्या है, आपका कंट्री है। हमसे पूछ रहा है आपका हमसे पूछ रहा है कौन सा समझो आपका सही है। देखो, हम्बैच माइन, हम्बैच जो माइन है ये जर्मन में है, याद रखिएगा, हम्बैच माइन ये जर्मनी का कोयले का माइन है जहां पे बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है, याद रखना, बिटुमिनस प्रकार का कोयला। तो 3 तो गलत हो गया, यहाँ पे फ्रांस लिखा है, 3 गलत, तो ये काटो, ये काट दो, 50-50% हो गया, 2 कट गया। पहले की बातें कर लेते हैं। कह रहा है आपका जितनजाई, जिनताई, जिनताई कोल माइंस, ये कहां पे, जापान, बिल्कुल सही है, ये जापान में है जिनताई कोल माइन। ठीक है, जिनताइन कोल माइन समझो आपका जापान में है, इस आपका, एक मिनट वेट करो, वेट करो, एक मिनट वेट करो, जिनताई नहीं है, ठीक है, जापान में समझो, वेट करना, जिनताई नहीं, जापान की बातें करें तो जापान में समझो क्या करोगे, आपका जापान का जो क्यूसू है, जापान का जो क्यूसू है, जापान के क्यूसू में कोल मिलता है, याद रखो, जापान के क्यूसू में कोल मिलता है, ठीक है। फ्रांस का
जो माउंटेन रीजन है, समझिएगा, फ्रांस का जो माउंटेन रीजन है वहां पे कोल मिलता है। फ्रांस के माउंटेन रीजन में कोल मिलता है। यहां पे जिंताई लिखा हुआ है, जिंताई, ये हुन्नान प्रांत में है। जिंताई ये हुन्नान प्रांत में है। आप देखोगे ना ऐसे करके, समझो ये चाइना है, वेट करना, चाइना, यहां पे आपको मिलेगा हुन्नान प्रांत, ये हुन्नान प्रांत, ये चाइना के हुन्नान प्रांत में है। समझो चाइना के हुन्नान प्रांत में आपको मिलेगा जिंताई, जिंताई। और ये जिंताई अभी न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, न्यूज में था। इस जिंताई कोल माइन में, जिंताई कोल माइन में एक समझो एक्सप्लोजन हुआ था, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक विस्फोट हुआ था, विस्फोट हुआ था, जिसके कारण इस कोल माइन में समझो आग लग गई थी और ये न्यूज में आ गया था। कोल माइन में आग लग गई थी और ये कहां पे आ गया था आपका, ये न्यूज में आ गया था, न्यूज में आ गया था, याद रखिएगा। चलो, तो इस आधार पे देखा जाए, इसमें तो कोई क्वेश्चन ही मैच नहीं कर रहा है तुम्हारा, ठीक है। इस आधार पे देखा जाए तो कौन सा आपका नॉर्थ एंटेलोप रोसेल कोयला का खदान, ये सही है, ये सही है तुम्हारा। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। इस आधार पे देखें, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। सुनो, ये जो रीजन है ना आपका नॉर्थ एंटेलोप, ये तुम्हारा फेमस है, ये तुम्हारा फेमस है लिग्नाइट के लिए, याद रखो, लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, अगर हम अन्य कोयले की खदान, कोयले की बातें करें, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण है पेंसिल्वेनिया, याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण है आपका पेंसिल्वेनिया क्षेत्र। पेंसिल्वेनिया कोयले का क्षेत्र सबसे फेमस यूएसए का। देखिए यहां पे एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे ए होना चाहिए। एक बार देखिए जरा आंसर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या दिया, हाँ ए। हमारा आंसर यहाँ पे देखो इंग्लिश में गलत दिया है बच्चे, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ धोखा हो गया है, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ कहीं धोखा ना हो गया हो। अगर यही क्वेश्चन पेपर आपको मिला है जो मेरे पास है तो, ठीक है, यहाँ पे ए होना चाहिए ऐसे। हिंदी में सही है, इंग्लिश में क्या कहते हैं मिसप्रिंट है, तो आप सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कोल माइंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंडिया की बातें कर रहा है, ठीक है, इंडिया की बातें कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आपका अरेंज करना है, ठीक है। ये ऑलरेडी अरेंज है समझो ये क्या है आपका, ऑलरेडी अरेंज है आपका, इसको अरेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इस बात को याद रखना। बोकारो और आप जानते हैं झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तालचेर की बातें करेंगे, तालचेर आपका उड़ीसा में है, तालचेर उड़ीसा में है। अगला है आपका सिंगरेनी, समझो सिंगरेनी, ये तुम्हारा तेलंगाना में है, ये तेलंगाना में है, तो ये ऑलरेडी अरेंज है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका मतलब ऑलरेडी अरेंज है, तो आंसर हो जाएगा डी। स्टेट अगर आपको पता है, स्टेट अगर आपको पता है तो आप क्या कहते हैं इसका आंसर निकाल सकते हो। मैंने जब आपको ज्योग्राफी में इंडिया के मिनरल्स पढ़ाए थे, कोल पढ़ाया था, तो मैंने स्टेट और स्टेट की कुछ छोटे छोटे जिले बताए थे कि कहां पे ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 में चलते हैं। कह रहा कि विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पृथ्वी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागरीय परत महाद्वीपीय परत की तुलना में अधिक मोटी होती है। देखिए ध्यान से, ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे। ये जो है आप देखेंगे इसे ब्लैक, ये है महासागरीय परत, ये महासागरीय क्रस्ट है,
महासागरी क्रस्ट, ठीक है, और ये महाद्वीपीय परत है, महाद्वीपीय क्रस्ट। जनरली हम देखेंगे तो महाद्वीपीय जो क्रस्ट है इसकी जो चौड़ाई होती है 35 से 50 किलोमीटर के आसपास होती है, और महासागरीय जो क्रस्ट होता है इसकी मोटाई 6 से 8 किलोमीटर होती है, और ये आपका 35 से 50 किलोमीटर होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है आपका, गलत है। दूसरा कह रहा है कि मेंटल मैग्मा का मुख्य स्रोत, बिल्कुल ठीक है। आप देखेंगे ऊपर वाला भाग क्रस्ट है तो नीचे वाला भाग मेंटल है, ये है मेंटल। मेंटल के दो पार्ट है, एक है ऊपरी मेंटल, ऊपरी मेंटल, और एक है निचला मेंटल, लोअर मेंटल। और ऊपरी जो मेंटल है यहीं से मैग्मा का प्रवाह होता है, इसी मेंटल से, ऊपरी मेंटल से ही मैग्मा का प्रवाह होता है, समझिए। दूसरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है आपका, नीचे आप जाएंगे तो कोर मिलेगा, ये कोर है, कोर के भी दो भाग हैं, एक है आउटर कोर है और एक है इनर कोर है। आउटर कोर लिक्विड स्टेज में है और इनर कोर जो है ये सॉलिड स्टेज में है, ठोस अवस्था में है। और ये जो हमारा कोर है, जो हमारा कोर है, ये लोहा और निकिल का बना हुआ है, लोहा और निकिल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो 2 और 3 सही है। हमसे क्वेश्चन पूछा कितने सही है, 2 सही है, 2 सही है, एक गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेदरिंग। हमसे अपक्षय की बातें कर रहा है, हमसे अपक्षय की बातें कर रहा है, अपक्षय के बारे में हमसे जानकारी चाहता है। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। कह रहा है कि यह पृथ्वी की सतह पर चट्टानों और खनिजों के टूटने या घुलने का वर्णन करता है, बिल्कुल सही है। अपक्षय वेदरिंग का मतलब क्या होता है, चट्टानों का टूटना फूटना, ठीक है, चट्टानों का विघटन एंड वियोजन। डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स इज नोन एज वेदरिंग। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चट्टानों के अपक्षय से मूल्यवान अयस्कों के संवर्धन में मदद मिलती है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स हेल्प इन द इनरिचमेंट ऑफ द सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स, बिल्कुल सही करता है। एक मान लो आपका खनिज है, एक चट्टान है, उस चट्टान का वेदरिंग हुआ, आपका सेडिमेंट मिला, और वो सेडिमेंट कहीं और जाकर के इकट्ठा हुआ, और इकट्ठा होकर के अदर खनिज बना दिया। अगर ऐसा होगा तो वहां पे आपका जो मिनरल्स होगा वो रिच हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। एक्सप्लॉरेशन अपक्षय के प्रभावों में से एक है। देखो अपसल्कन होता क्या है, अपसल्कन की बातें करें आपका, तो अपसल्कन होता क्या है, थोड़ा सा इसकी भी बातें जान लेते हैं आपका। अपसल्कन का मतलब होता है, समझो आपका, कि ये भी एक प्रकार के वेदरिंग है। प्याज देखा है, प्याज, जैसे प्याज का छिलका क्या कहते हैं आपका, क्या होता है, अलग अलग बाहर निकलता है, वैसी प्रक्रिया को अपसल्कन बोलते हैं। जहां पे आपका चट्टाने होती है, समझो चट्टाने होती हैं आपका, और वो चट्टाने क्या होती है, दरारें होती है, दरारें होती है, और एक परत वहां से दूसरी परत से दूर हटती जाती है, हवा के द्वारा, नदी के द्वारा, दबाव के कारण टूट जी जाती है। उसी को अपसल्कन कहा जाता है, एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। ये भी सही है। यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है। कितने सही है, तो सभी 3। तो आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोलर सिस्टम। कह रहा है कि ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम वेयर फॉर्म्ड रफली इन द सेम पीरियड। सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण, याद रखिए, सौर मंडल के सभी ग्रहों का निर्माण एक ही अवधि में हुआ है, बिल्कुल सही। याद कीजिए, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कई सिद्धांत बताए गए थे। एक कांट का सिद्धांत था आपका 1755 में, जिसको गैसी थ्योरी बोला गया था। एक चैम्बरलिन का था, जिसको आपको नेबुलर थ्योरी बोला गया था। एक सॉरी लाप्लास का था, जिसको नेबुलर थ्योरी बोला गया था। एक चैम्बरलिन का सिद्धांत, इसे ग्रहाणु परिकल्पना बोला गया था, ठीक है। एक लिटलेटन का थ्योरी था। सभी विद्वानों ने क्या बोला सभी विद्वानों ने बोला कि ग्रहों का निर्माण एक ही समय में हुआ था। हाँ, निर्माण की प्रक्रिया अलग अलग बताए। लिटलेटर की बातें करें, स्मिड की बातें करें, तो इन लोगों ने बोला कि इसका जो निर्माण हुआ है डस्ट पार्टिकल से हुआ है, पदार्थों से हुआ है, पदार्थों के संघनन से हुआ है। तो सबका निर्माण सेम पीरियड में, ऐसा नहीं है कि पहले बुद्ध बन गया
उसके लाखों अरबों सालों के बाद आपका मार्स बना, ऐसा नहीं। एक ही पीरियड में सभी का निर्माण हुआ और माना जाता है कि लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। 4.6 अरब साल से लेकर 5 अरब साल पहले। तो पहला स्टेटमेंट सही है, कह रहा है कि सौर मंडल के सभी ग्रहों की सतह ठोस है। समझो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका कि सौर मंडल के सभी जो ग्रह हैं, इसका स्टेटमेंट आपका ठोस है, गलत है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। बिकॉज जनरली हम बातें करें जब आंतरिक ग्रहों की बातें करते हैं, आंतरिक ग्रह जिसमें आपका बुध है, मरकरी है, समझो वीनस है, आपका अर्थ है और मार्स है, ये ठोस रूप में है। लेकिन जो एक्सोप्लैनेट हैं, जो बाह्य ग्रह हैं, जिसमें जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है, ये जो ग्रह हैं आपका, इन ग्रह आपका गैस अवस्था में है, ये ठोस अवस्था में है। जो एक्सोप्लैनेट है आपका, जो बाह्य ग्रह है, एक्सटीरियर प्लैनेट, बाह्य ग्रह है आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये क्या है आपका ठोस अवस्था में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सौर मंडल के सभी ग्रह की अपना प्राकृतिक उपग्रह, ये भी गलत है, ये भी गलत है। वीनस के पास, समझे क्या कहते हैं, वीनस के पास आपका और मरकरी के पास जनरली कोई उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दो स्टेटमेंट गलत हुआ, यहां पे कौन सा सही है, तो ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्या अब हमसे पूछ रहा है एटमॉस्फेयर के बारे में, कह रहा है कि क्षोभ मंडल ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिक मोटा है। देखिए, जब हम बातें करते हैं आपका एटमॉस्फेयर की, जब हम बातें करते हैं एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की बातें करते हैं, तो ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल हमारी पृथ्वी से ग्रेविटी से बंधा हुआ है। चूंकि विषुवत रेखा पर ग्रेविटी कम होती है और ध्रुवों पर ग्रेविटी ज्यादा होती है, तो विषुवत रेखा पर ग्रेविटी अगर कम है तो क्षोभ आपका समझो वायुमंडल का विस्तार ज्यादा है, इसका मतलब मोटाई ज्यादा है, और ध्रुवों पे ग्रेविटी ज्यादा है, वो उसको खींचकर नीचे ले आती है, तो मोटाई कम हो जाता है। तो विषुवत रेखा पर मोटाई के अधिक होने का जो मेन रीजन है, समझो मेन रीजन है आपका, उसका प्रमुख रीजन ये है आपका कि यहां पे ग्रेविटी कम है, विषुवत रेखा पे ग्रेविटी कम है, इसलिए मोटाई ज्यादा है, और ध्रुवों पे ग्रेविटी ज्यादा है, इसलिए मोटाई कम है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका सही हो गया। पृथ्वी की सतह पर ताप के अंतर के कारण गर्म स्थानों पर संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक उठती है, अधिक ऊंचाई तक समझो उठती है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। अब देखो इक्वेटोरियल जो रीजन है, दो रीजन है आपका, इक्वेटोरियल जो रीजन है, विषुवत रेखी जो प्रदेश है, ये गर्म प्रदेश है, ये वार्म रीजन है, समझो गर्म प्रदेश है, वार्म रीजन है, इसका मतलब यहां की जो एयर होगी, ये एयर भी वार्म होगी, और अगर ये एयर वार्म होगी, ये ऊपर की तरफ गति करेगी, इसका अपवर्ड मोशन होगा। अगर ये मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी और ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है, अब ये सतह हमारा गर्म हो गया, हमारा सतह गर्म हो गया, यहां से हवा ऊपर जा रही है, ऊपर जब जाएगी तो उसको टक्कर मारेगी, और टक्कर मारकर इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देगी। ध्रुव ठंडे हैं, वहां पे संवहन धारा नहीं चलती है। दो रीजन याद रखिएगा, विषुवत रेखा पर इसलिए ऊंचाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है, विषुवत रेखा पे ग्रेविटी कम है, और विषुवत रेखा पर संवहन धाराएं चलती है, विषुवत रेखा पर संवहन धाराएं चलती है, याद रखिएगा इसे। इस प्रकार देखा जाए तो इसका आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, करते हैं विचार। ब्राजील के उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत दैनिक तापांतर औसत वार्षिक तापांतर से काफी अधिक होता है। ध्यान से सुनना, दैनिक तापांतर की बातें कर रहा है आपका। देखो हमसे पूछ रहा है ब्राजील, हमसे ब्राजील की बातें कर रहा है। ब्राजील की बातें अगर करेगा, और ब्राजील का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बातें कर रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब समझो आपका ये जंगल की बातें कर रहा है, ये सदाहरित वन है, समझो ये सदाहरित वन है, ये सदाहरित वन है, समझो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप जानते हो कि सदाहरित जो वन जंगल जो होते हैं फॉरेस्ट है,
फॉरेस्ट है। जंगल जो होते हैं आप जानते हो इसका, ये तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये तापमान को नियंत्रित करते हैं। ध्यान सुनना, जंगल जो होते हैं तापमान को क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। बातों को समझना, तापमान को नियंत्रित करते हैं आपका। ठीक है, अब सोचो क्या है आपका, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो तापमान को नियंत्रित करते हैं। ये क्या कहते हैं आपका? पूरे साल, पूरे वर्ष समझो, ना तो ज्यादा गर्म, ना तो ज्यादा गर्म और ना ही ठंडे होते हैं, ना ही ठंडे होते। अगर ऐसा होगा, समझो, बताओ, एनुअल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एनुअल जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है आपका, ये बहुत ज्यादा नहीं होगा, ये कम होगा। एनुअल टेम्परेचर डिफरेंस समझो बहुत कम होता है, कम होता है, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और यहां पे समझो आपका दैनिक तापांतर भी कम होता है, क्योंकि ना तो गर्म होगे ना तो ठंडा, तो दैनिक तापांतर भी बहुत ज्यादा नहीं होता। दैनिक तापांतर भी क्या होता है आपका? कम होता है। दैनिक तापांतर समझो, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, हाँ, इतना हम जरूर मान सकते हैं। समझो, इतना हम जरूर मान सकते हैं आपका कि अगर हम तुलना करें, बातों को ध्यान सुनिएगा, अगर हम तुलना करें अगर हम आपका यहां पे, तो तुलना करने में अंतर ज्यादा हो सकता है। अगर तुलना करें तो देखो यहां पे क्या लिखा है, काफी अधिक होता है। काफी, एक शब्द जोड़ दिया आपका, और एक शब्द जोड़ के इसने आंसर को गलत कर दिया। यहां पे ये होना चाहिए था कि अधिक होता है। मच ग्रेटर लिखा हुआ है, मच ग्रेटर लिखा हुआ है। मच ग्रेटर नहीं लिखना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था ग्रेटर होता है, क्योंकि दैनिक तापांतर वार्षिक तापांतर से ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है आपका। लेकिन इसने बोला बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, ज्यादा होता है। ठीक है, इस आधार पे देखें, पहला स्टेटमेंट को हम गलत साबित कर दें, केवल एक शब्द से मच लिख दिया आपका। कह रहा है कि जापान का क्यूशु द्वीप आद्र पूरे वर्ष आपका लगभग समान वर्षा प्राप्त करता है। कह रहा है कि द ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ क्यूशु आइलैंड रिसीव ऑलमोस्ट द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझो क्या कहते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि क्यूसू जो आइलैंड है, ध्यान से समझना, क्यूसू जो आइलैंड है, क्यूसू जो आइलैंड है, इस क्यूसू आइलैंड पे, बात को समझना, क्यूसू आइलैंड पे पूरे साल, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्यूसू जो द्वीप है आपका इस सागर से घिरा हुआ है, सागर से घिरा है। तो अगर ये सागर से घिरा हुआ है, समझो सागर से घिरा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, सागर से घिरा है तो वर्षा होगी, तो ये सही हो जाएगा। तो जनरली इसका आंसर तो बी होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, जनरली इसका आंसर तो बी होना चाहिए, बी होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर इसका आंसर सी भी दिया हुआ है तो आप ठीक मान लीजिएगा। अगर इसका आंसर सी भी दिया हुआ है तो आप सही मानिएगा, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम है, तो बीपीएससी की एग्जाम में, ठीक है, काफी ज्यादा है चलेगा, काफी ज्यादा है चलेगा। लेकिन अगर ये यूपीएससी का एग्जाम होता तो नहीं चलता। यूपीएससी में मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए, यूपीएससी में एग्जैक्ट आंसर चाहिए, समझो आपका। तो अगर यहां से काफी हटा दिया जाए, ये हटा देते हैं हम, ये वर्ड हटा देता हूं, अधिक होता है, ये वर्ड हटा देता हूं, मच, ये वर्ड हटा देता हूं, मच, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, तो आंसर हो जाएगा सी। तो आपके बीपीएससी के लिए, आपके बीपीएससी के लिए आंसर सी होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछेगा तो आंसर बी होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्या कह रहा है आपका? स्थल मंडल के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि भारी पदार्थ पृथ्वी के केंद्र की ओर गए और हल्के पदार्थ सतह की ओर चले गए। पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर अवस्था में थी, क्योंकि पृथ्वी के सतह के अंदर का तापमान घट गया। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें देखना है कि स्टेटमेंट सही है या गलत है। कह रहा है देखो, ये हमारी पृथ्वी है,
ये हमारी पृथ्वी है। ध्यान से समझना, पृथ्वी है हमारी पृथ्वी बिगिनिंग स्टेज में, हमारी पृथ्वी प्रारंभिक अवस्था में बिगिनिंग स्टेज में रिंग ऑफ फायर थी। ध्यान से समझिए, रिंग ऑफ फायर थी और ये रोटेट कर रही थी। सुनते चलना, इसका रोटेशन हो रहा था, घूर्णन हो रहा था। अब बताओ, अगर इसका रोटेशन होगा, घूर्णन होगा, अगर इसका रोटेशन होगा, समझो घूर्णन होगा आपका, तो सिंपल सी बात ये हुआ आपका कि अब घूर्णन हुआ, रिंग ऑफ जो फायर था ये धीरे धीरे ठंडा हुआ। रिंग ऑफ फायर जो था ये धीरे धीरे आपका ठंडा हुआ, धीरे धीरे ठंडा हुआ। अब सोचो, अगर ये तेजी से रोटेट कर रहा तो बड़ी सिंपल सी बात है, जब भी रोटेशन होगा आपका तो भारी पदार्थ हमेशा केंद्र की तरफ जाएंगे, केंद्र की तरफ, और हल्के पदार्थ हमेशा बाहर की तरफ जाएंगे, हल्के पदार्थ बाहर की तरफ जाएंगे और भारी पदार्थ केंद्र की तरफ आएंगे। इसीलिए आप देखेंगे तो केंद्र के पास लोहा और निकल जैसा भारी पदार्थ बैठा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि पृथ्वी अपने प्रारंभिक चरण में अस्थिर थी क्योंकि पृथ्वी के सतह के अंदर का तापमान घट गया था। गलत है, पृथ्वी के सतह के अंदर का तापमान नहीं घटा था। पृथ्वी जब धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो सबसे पहले बाहर का तापमान कम हुआ, और बाहर का तापमान जब कम हुआ आपका तो बाहर वाला भाग ठोस बन गया। ठीक है, तो इस आधार पे देखें तो ए सही है और आर गलत है, तो आंसर होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर के दोनों ओर चट्टानों की आयु में समानता, प्लेसर निक्षेप, जीवाश्मों का वितरण, टिलाइट निक्षेप, ये सब कुछ क्लास में बताया गया है। कह रहा है कि कौन से महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में साक्ष्य है? सारे साक्ष्य क्लास में आपको बताया गया है आपका। ठीक है, कि समानता, अटलांटिक महासागर के दोनों तट में समानता पाई जाती है। अटलांटिक के दोनों तटों में समानता, अटलांटिक के दोनों तटों में समानता। प्लेसर का निक्षेप मैंने आपको बताया था, घाना और ब्राजील में पाया जाता है। ठीक है, जीवाश्म का वितरण टिलाइट निक्षेप मैंने बताया था, ये हिमानी के निक्षेप है। टिलाइट का मतलब हिमानी के निक्षेप है, तो आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। चक्रवातों की घटना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, शब्दों को चेंज कीजिए जरा सा। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब होता है शीतोष्ण चक्रवात, मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। शीतोष्ण चक्रवात की बातें कर रहा है, टेम्परेट साइक्लोन की बातें कर रहा है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का मतलब होता है टेम्परेट साइक्लोन, ये टेम्परेट साइक्लोन की बातें कर रहा है। कह रहा है कि टेम्परेट साइक्लोन में एक वाताग्र होता है, बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट साइक्लोन में वाताग्र बनता है, वाताग्र के कारण आपका शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन में एक आई बनती है, केंद्र बनता है, लो प्रेशर होता है, इसलिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में आई होती है और टेम्परेट साइक्लोन में आपका फ्रंट वाताग्र होता है। कह रहा है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन कवर द लार्जर एज कंपेयर टू द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। गलत है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का ये बड़ा होता है या इसका एरिया ज्यादा होता है और ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कम होता है। क्लास में देखिएगा पढ़ाया गया है, ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कम होता है, एरिया कम होता है। इस आधार पे अगर हम देखें, इस आधार पे हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 27 केवल एक सही है आपका, आंसर ए होगा, दूसरा गलत है। 28 नियाग्रा फॉल, सिंपल क्वेश्चन है। करेक्ट, नियाग्रा जो फॉल है लोकेटेड बिटवीन द विच द पेयर ऑफ द लेक। हमसे सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है, नियाग्रा फॉल की बात, आई बात में नियाग्रा की बातें कर रहा है आपका। नियाग्रा की जो बातें करें आप, देखो ऐसे देखोगे ना, यहां पे देखोगे तो ये सुपीरियर है, ये मिशिगन है, मिशिगन है। इसके आगे देखोगे सुपीरियर है, मिशिगन है, इसके आगे देखोगे तो तुमको मिलेगा आपका, मिलेगा आपका ह्यूरॉन मिलेगा, ओंटारियो मिलेगा, फिर ईरी मिलेगा। ध्यान सुनना, ह्यूरॉन मिलेगा, ओंटारियो मिलेगा, फिर ईरी मिलेगा आपका, समझ लो ना। तो ईरी ओंटार समझो, यहां पे ऐसे कर लो, ये ह्यूरॉन हो जाएगा,
ऐसे कर लो, क्या कहते हैं, ठीक है। ईरी हो जाएगा, ओंटारियो हो जाएगा, ओंटारियो, ईरी, ओंटारियो, समझो। उसके बाद देखोगे ना आपका, तो ईरी और ओंटारियो के बीच में, समझना, ईरी और ओंटारियो के बीच में यहाँ पे एक नदी है, इस नदी का नाम है नियाग्रा। एक रिवर है, इस रिवर का नाम है नियाग्रा रिवर। और इस नियाग्रा रिवर पे एक फॉल बना हुआ है जिसका नाम है नियाग्रा फॉल। एक फॉल बना हुआ नियाग्रा फॉल। तो हम बोलेंगे कि नियाग्रा फॉल कहां पर है, यूरान, और समझो यूरा, नियाग्रा आपका फॉल कहां पर है, क्या जवाब दोगे, सारे बच्चे जवाब दो इतना डिस्कशन के बाद। कहां पे इसका आंसर मिलेगा, कहीं आंसर है कि नहीं है। हाँ, ईरी और ओंटारियो, ईरी और ओंटारियो, ये आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, ईरी और ओंटारियो। ईरी और ओंटारियो 29 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरियर रीफ में समुद्र की ओर ढलान खाड़ी और ऊर्ध्वाधर खड़ी और ऊर्ध्वाधर, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होती है। सभी प्रकार की प्रवाल भित्तियों में तटीय प्रवाल भित्ति सबसे बड़ी और सबसे व्यापक। गलत है। समझो, सबसे बड़ी प्रवाल भित्तियों में आपका बैरियर रीफ, बैरियर जो रीफ होता है जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अवरोधक प्रवाल भित्ति, अवरोधक प्रवाल भित्ति, ये अवरोधक प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा होता है। अवरोधक प्रवाल भित्ति सबसे बड़ा होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अवरोधक जो प्रवाल भित्ति होता है तट से दूर होता है, तट से दूर की तरफ होता है, समझो, ये तट से दूर की तरफ होता है। अगर ये तट से दूर की तरफ होगा आपका, दूर की तरफ होता है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर ये तट से दूर की तरफ होता है, समझो, ठीक, कह रहा है कि समुद्र की ओर ढाल खड़ा और ऊर्ध्वाधर होता है, जबकि भूमि की ओर ढलान कम होता है। इस चीज को हमें डिस्कस करना है अभिभाषण में। तो कह रहा है आपका, एक मिनट रुक जाइए, तो पानी मंगाएंगे क्या, तो पानी मंगा दीजिए। ना ना, चलने दीजिए, ठीक है। देखो, ये बैरियर कह रहा है जो तटीय प्रवाल भित्ति है, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, फ्रिंगिंग कोरल, फ्रिंगिंग जो कोरल होता है इसका सागर की तरफ ढाल खड़ा होता है, सागर की तरफ ढाल ज्यादा होता है। ये फ्रिंगिंग की बातें कर रहा है आपका। तो पहला जो है आपका बैरियर रीफ की बातें नहीं कर रहा है, पहला बातें कर रहा है फ्रिंगिंग की बातें कर रहा है, फ्रिंगिंग रीफ की बातें कर रहा है, ना कि बैरियर रीफ की बातें कर रहा है। आई भाषण में, तो पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 30, क्या कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक पे पहाड़ी दिया हुआ है और क्षेत्र दिया, बहुत सिंपल है आपका, बहुत ही सिंपल है, आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। कह रहा है कि कौन सा सुमेलित है, इलायची की पहाड़ियां, उसके बाद एक कैमूर हिल्स है आपका, महादेव की पहाड़ियां और मिकिर की पहाड़ियां हैं। इसमें से कौन सा सुमेलित है, मुझे बताओ। कैमूर की जो पहाड़ी है ये तो बिहार में है ना, कैमूर हिल्स तुम्हारा ये तो बिहार में बैठा हुआ है, भभुआ कैमूर आप लोग बोलते हो, बिहार में बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया, दो तो गलत हो गया। इलायची की पहाड़ी की बातें करें, इलायची की पहाड़ी ये तो तुम्हारा बैठा हुआ है आपका मालाबार तट पर, ये तो मालाबार तट पर बैठा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। महादेव की पहाड़ी मध्य भारत, ठीक है। मिकिर रेंज तुम्हारा उत्तर पूर्वी भारत, ये भी ठीक है। तो 3 और 4 सही हो गया, ठीक है। यहां पे आंसर हो जाएगा सी, 30 का आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिस्मिक वेव। कह रहा है कि पी तरंगे प्राथमिक तरंगे जो ठोस, द्रव और गैस में आपका गति कर सकते, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपको अभी बताया कि पी वेव इज नोन एज प्राइमरी वेव, इट इज एन एग्जांपल ऑफ longitudinal wave and it is similar to the sound wave. It can travel या propagate solid, liquid and gases. मैंने आपको बता दिया।
पहला सही है, कह रहा है कि एस तरंगे केवल तरंग माध्यम में संचरण कर सकती हैं और पी तरंगों की तुलना में पृथ्वी की सतह पर पहले पहुंचती हैं। देखो यहां तक तो सही है, यहां तक तो सही है। उसके बाद कह रहा है कि पी तरंगों की तुलना में पृथ्वी की सतह पहले पहुंचती, ये गलत है। पी तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं क्योंकि पी तरंगों का वेग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है कि भूगर्भिक तरंगे सामान्यतः धरातली तरंगों की तुलना में कहीं विनाशकारी होती, ये भी गलत है। ठीक है, ये भूगर्भिक तरंगों का मतलब हुआ जो तरंगे सतह के नीचे गति करती है, सतह के नीचे आंतरिक भाग में गति करती है, आंतरिक भाग में गति करती है, समझिएगा, जो आंतरिक भाग में गति करती सतह के नीचे। अब आंतरिक भाग में गति करती पी और एस, ठीक है, जबकि सतही तरंगे सतह पे गति करती एल। वेग माना कम है लेकिन चूंकि वो सतह पे गति करती है तो ज्यादा विनाशकारी होती है। तो इसमें आंसर कौन सा सही है, तो आंसर होगा ए। 2 और 3 गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा ए।